वन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को वन शॉट में। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, उनको आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेनली डिटेल वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके आप डिटेल वीडियो देख लीजिए इस यूनिट की। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। एक्सेडेमा आपका एक हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है। इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है हाइड्रोफिलिक म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स का आपके डर्मिस और अदर टिश्यूज़ में। मेन कॉज क्या है इसका? ड्रग्स आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। और आपको सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब बहुत टाइम से आप खड़े हो तब आपका हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है, या फिर आपने कोई इम्प्रॉपर ड्रग रेजिमेंट लिया तब आपका डेवलप हो सकता है मैक्स एडेमा कंडीशन। अब हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, इन सारे इटोलॉजी की वजह से आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब आपकी बॉडी में आयोडीन कम हो जाएगा तो थायराइड ग्लैंड अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो अपना प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ कर देगा। उसके प्रोडक्शन डिक्रीज़ करते ही बीएमआर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका डिक्रीज़ हो जाएगा तो जितनी भी आपकी मेटाबॉलिक चेंजेस आपकी बॉडी में होती हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगी, जिसकी वजह से डिपोजिशन हो जाएगा पॉलीसेक्राइड्स का आपके टिश्यूज़ में, फिर आपकी बॉडी में एडिमा होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगे। हेयर आपके ड्राई होंगे, आईब्रो आपकी एकदम थिन हो जाएगी, आपकी आईज पेरी ऑर्बिटल्स हो जाएंगी, आपका पफी और डल फेस हो जाएगा। सो बीएमआर आपको पता चल जाएगा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट थायराइड ग्लैंड में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। हाइपो की कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, हाइपर की कंडीशन में एकदम से आपका इंक्रीज हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स आपको कुछ डायग्राम से एकदम क्लियर हो गए हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करूँ तो डल पफिनेस फेस मिलेगा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा आइज मिलेंगी। आपका मार्क्स लाइक फेस हो जाएगा, जैसे हम लोग मुखौटा पहनते हैं वैसे आपका फेस हो जाएगा। सेल्फ इमेज डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑफ कोर्स ही बात है, सेल्फ स्टीम आपको क्या है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस गिर जाना सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी बात, राइट। तो वैसे आपकी सेल्फ इमेज भी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी प्रोमिनेंट टंग हो जाएगी, आपका कोर्स होगा, फिर आपके स्पेयर हेयर हो जाएंगे, हेयर ड्राई होंगे, हेयर लॉस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा। आप बिल्कुल भी जो ठंड होगी तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगे, आपको फीवर चिल्स भी मिलेंगे, आपको कन्फ्यूजन डिप्रेशन होगा, आपको सबसे ज़्यादा कंडीशन इसमें मेंटल रिटार्डेशन की भी मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पॉइंट है वुमेन विद हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा डेवलप वुमेन्स में ही होता है। फिर डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में आप क्या करोगे? हिस्ट्री कलेक्शन कराओगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कराओगे, आप टीएसएच का सीरम टेस्ट कराओगे, आप फ्री T3 T4 टेस्ट कराओगे, सीरम T3 T4 टेस्ट कराओगे, साथ ही साथ आप TRH स्टिमुलेशन टेस्ट कराओगे। मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट की बात करें तो आप थायराइड हार्मोन दोगे जिसको हम लोग कहते हैं लीवोथायरॉक्सिन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आप मल्टीपल लीवोथायरॉक्सिन भी दे सकते हैं, एग्जांपल है लियोट्रिक्स। फिर आप मॉनिटर करोगे थायराइड हार्मोन के लेवल को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे, डाइट मैनेजमेंट करोगे और ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे। मैक्सिडेमा में ऑक्सीजन की नीड आपको ज़्यादा रहेगी। हाइपोथायरॉयडिज्म आपका कंप्लीट हो गया। पहले हम लोगों ने डिस्कस करा हाइपोथायरॉयडिज्म को, फिर इसकी डिसऑर्डर्स आपका एक ही है मैक्सिडेमा, उसको डिस्कस करा। अब हम डिस्कस करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म को। हाइपरथायरॉयडिज्म नाम से पता चल रहा है जब थायराइड ग्लैंड आपके बॉडी में एक्स्ट्रा हार्मोन सिक्रीट करता है तब हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप होती है। सो आपको पता है कि किसकी वजह से होता है? मेन अगर मैं बात करूँ तो इसका मेन मोस्ट कॉमन कॉज ग्रेव डिजीज़ है, और ये आपकी ऑप्थेल्मोपैथी में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, मतलब कि जो आपके ऑप्था मतलब आइज़ है सबसे ज़्यादा उसमें अफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी की, तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी इटियोलॉजी हाइपरथायरॉयडिज्म की मेन और मोस्ट कॉमन, वो आपकी है ग्रेव डिजीज़। फिर आपकी है टॉक्सिक मल्टीनोलर गॉइडर, टॉक्सिक एडिनोमा, लेट्रोजेनिक एंड फैक्टिडिशियस ट्रांसिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें आपका सब एक्यूट, हाशिमोटो और साइलेंट भी आता है। तो ये आपके कुछ इटियोलॉजी हैं जिनकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप होता है। तो हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इन सारे इटियोलॉजी की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है उनकी फंक्शनिंग बढ़ेगी और थायराइड अपने हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज करेगा। थायराइड से कौन से हार्मोन निकलते हैं तो आपको पता है T3 एंड T4।
T3 T4 निकलते ही आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो आपका BMR वो बढ़ जाएगा। BMR जैसे ही आपका BMR इंक्रीज करेगा वैसे ही आपके ऑक्सीजन बढ़ेगी। ऑक्सीजन जहाँ आपकी बॉडी में डिमांड बढ़ेगी, आपकी बॉडी में डिफ़िकल्टी हो जाएगी ब्रीदिंग में, मतलब कि डिस्पनिया होगा। जैसे ही आपका BMR बढ़ेगा आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो आप बाद में क्या करोगे, टायर्ड फील करोगे। वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर आप हीट इंटॉलरेंस करोगे। तो ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी है हाइपरथायरॉयडिज्म की, एकदम सिंपल है। हाइपो से जस्ट अपोजिट आपका हाइपर रहेगा और BMR बढ़ते ही आपको एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जब आपकी बॉडी में एनर्जी है तो आप बाद में बहुत ज़्यादा टायर्ड फटीग फील करोगे। आपके में ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, उसको हम लोग डिस्पनिया कहते हैं। जैसे ही आपका BMR बढ़ेगा आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज होते ही आप हीट को टॉलरेंस नहीं कर पाओगे। फिर कभी कभी एग्जाम में वेरी शॉर्ट में आपका डिफरेंस आ जाता है हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म में। तो पहले तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो BMR है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इसके बेसिस पे हम लोग दोनों को डिफाइन करेंगे। आपको पता है BMR हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में डिक्रीज होता है और हाइपर में इंक्रीज होता है। मैं मेन आपको बता रही हूँ, जो डिफिकल्ट है वो हम पॉइंट हम स्किप कर देंगे। फिर आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को देखना है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाइपो की कंडीशन में आपका इंक्रीज्ड होगा और हाइपर की कंडीशन में डिक्रीज्ड होगा। जनरल बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे। मेन हाइपो की कंडीशन में मेंटल रिटार्डेशन होता है, हाइपर की कंडीशन में रेस्टलेसनेस होता है। फिर कार्डियोवास्कुलर फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हाइपो की कंडीशन में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है और हाइपर की कंडीशन में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रेस्पिरेटरी फंक्शन की। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन आपका इंक्रीज होगा हाइपो की कंडीशन में और डिक्रीज हो जाएगा हाइपर की कंडीशन में। फिर आपका टेम्परेचर टॉलरेंस की बात करो तो हाइपो की कंडीशन में कोल्ड इंटॉलरेंस होगा और हाइपर की कंडीशन में आपका हीट इंटॉलरेंस होगा। फिर हम बात करते हैं वेट की। तो हाइपो की कंडीशन में आपका वेट गेन होगा, हाइपर की कंडीशन में आपका वेट लॉस होगा। तो ये कुछ मेन डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आती है डिजीज़ हाइपर की कंडीशन में ग्रेव डिजीज़। तो ग्रेव डिजीज़ क्या है? ग्रेव डिजीज़ को हम लोग थायरोटॉक्सिकोसिस डिजीज़ भी कहते हैं, ये इसका अनदर नेम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेव डिजीज़ में मेनली होता क्या है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसकी जो मेन एटियोलॉजी है वो हम लोगों को नहीं पता है, बट इसमें जो थायराइड ग्लैंड है उसका इन्लार्जमेंट हो जाता है और एक्सेसिव थायराइड हार्मोन सिक्रीशन होता है आपकी बॉडी में, तब डेवलप होता है ग्रेव डिजीज़। इसकी एटियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आपके इनसफिशिएंट आयोडीन सप्लाई की वजह से हो सकता है, कोई भी जेनेटिक फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन और स्ट्रेस की वजह से ग्रेव डिजीज़ डेवलप हो सकती है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, इन सब की वजह से आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ होगी। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर में आपके जेनेटिक फैक्टर्स आएंगे, स्ट्रेस आएगा, इन्फेक्शन आएगा, उसके बाद में आपके ऑटोइम्यून डिजीज़ होगी। वो ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या करती है, एंटीबॉडीज़ को डेवलप करेगी पेशेंट में, जो थायराइड हार्मोन पे वर्क करेगी, जिसके बाद में ये सारी एंटीबॉडीज़ आपके जितने भी रिसेप्टर्स हैं उस पर अटैच होते इसके स्टिमुलेट करेगी हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को, जिससे आपका T3 T4 और जो आपके बोथ हार्मोन्स हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होंगे आपकी बॉडी में। फिर आपको मिलेगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको क्या मिलेगा, गॉइटर मिलेगा, ऑप्थेल्मोपैथी मिलेगी, मतलब कि आपको एबनॉर्मल आई मिलेंगी, आपको एक्सोएप्थॉल्मस मिलेगा, मतलब कि आई बॉल का प्रोट्रूशन होगा, आपकी आईलिड्स कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं हो पाएंगे, आपको कॉर्नियल अल्सर होगा, मतलब कि कॉर्निया में आपको अल्सर मिलेगा, आपके लॉस ऑफ विजन होगा, आपको एरोपैची होगा, आपका वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया होगा, एपैथी होगा, लेस्टिट्यूट होगा, डिप्रेशन होगा, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होगा और कन्फ्यूजन होगा। ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको मिलेंगे ग्रेव डिजीज़ में, लेकिन मेन आपके ऑप्था के हैं, मतलब कि आई के हैं, क्योंकि ग्रेव डिजीज़ का मेन अफेक्ट आपकी आइज़ पे होता है। फिर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप लेकर आएंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आप कराएंगे आई एग्जामिनेशन, मतलब कि ऑप्थेल्मोलॉजिक एग्जामिनेशन, फिर आप ECG कराएंगे, फिर आप लैब टेस्ट कराएंगे जिसमें आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, सीरम फ्री T4 टेस्ट कराएंगे, TSH लेवल को देखेंगे, TRH लेवल को देखेंगे, आप रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट भी करवाएंगे। फिर आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप एंटी थायराइड ड्रग्स लेंगे जो थायराइड हार्मोन के अगेंस्ट वर्क करेगा और उनके जो प्रोडक्शन है उसको भी कंट्रोल करेगा, जिसमें आपका एग्जांपल आता है PTU। फिर आप आयोडीन लेंगे, आयोडीन अदर एंटी थायराइड ड्रग्स की तरह प्रिपेयर करके थायराइडेक्टोमी पेशेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आप बीटा एंटीजेनिक ब्लॉकर्स लेंगे, यह आपका
सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलाएगा आपके ग्रेव डिजीज़ से। फिर आपकी आती है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में आप रेडियो एक्टिव आयोडीन का यूज़ करोगे। ये आपके डैमेज और डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यूज़ को मतलब कि एक लिमिट पोर्शन में करता है, जिससे आपका हार्मोन भी सिक्रीशन एकदम लिमिटेड हो जाता है। फिर आपका आता है सर्जिकल। सर्जिकल में आप क्या करोगे, जो थायराइड ग्लैंड है उसको रिमूव कर दोगे। उसका आपका आता है सब टोटल थायराइडेक्टोमी। थायराइडेक्टोमी आप उन पर्सनस में करते हो जिसमें आप मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, रेडिएशन मैनेजमेंट से नहीं कर पाते हो, फिर आपको एटलास सर्जिकल मैनेजमेंट का यूज़ करना होता है। फिर आपका इसी में न्यूट्रिशनल थेरेपी आता है, जिसमें आप हाई कैलोरी डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे और फ्रीक्वेंट मील्स के साथ देंगे। फिर अगर एक पॉइंट आप ऐड ऑन करेंगे तो इसमें आप नर्सिंग मैनेजमेंट ऐड ऑन करेंगे। और आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है थायराइड ग्लैंड का। फिर आपकी नेक्स्ट डिजीज़ आती है गॉइटर। गॉइटर आपकी हाइपरट्रॉफी और इन्लार्जमेंट है थायराइड ग्लैंड का। ये इसमें क्या होता है, आपका एक्सेसिव स्टिमुलेशन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, जिसकी वजह से एक्सेस हार्मोन सिक्रीशन होता है। मेन कॉजेज़ क्या है इसमें, थायराइड इनहिबिटर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके ड्रग्स, आयोडीन लार्ज अमाउंट में ले लिया आपने, लार्ज डोज ले लिया। अदर्स में आपके और भी ड्रग्स आते हैं, जैसे कि अदर्स में आपके रेडियो एक्टिव्स भी आते हैं, जैसे कि आपका लिथियम। ड्रग्स की अगर मैं बात करूँ तो अमीनो डायरोन आ रही है आपकी, फिर आपकी सैलिसिलेट्स आती हैं। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें इन्लार्जमेंट मिलेगा आपको थायराइड में, नर्वसनेस होगी, आप हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा, स्वेटिंग होगा, वेट लॉस मिलेगा आपको, आपका फ्रीक्वेंट वोवल मूवमेंट्स होंगे, ट्रीमर और पाल्पिटेशंस मिलेंगे, साथ ही साथ आपको एक्स ऑप्थेल्मस डिजीजेस मिलेंगी। और ये सारी कंडीशंस आपके एब्सेंट होती है थायरॉक्सिस कंडीशन में। आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराओगे, जिसमें आपका पहला है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आप सीरम टेस्ट कराओगे TSH का, T4 का, T3 का। मैनेजमेंट में आप थायराइडेक्टोमी करोगे। थायराइडेक्टोमी का मतलब होता है आप रिमूव करोगे थायराइड ग्लैंड को। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। अगर पार्शल हो सकता है ट्रीट तो आप पार्शल रिमूव करोगे, अगर पार्शल से नहीं पॉसिबल है, कुछ सही नहीं होगा, तो आप टोटल रिमूव करोगे। फिर आपके कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट के पॉइंट आप खुद से लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा थायराइड में हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। थायराइड ग्लैंड में हम लोगों ने पहले डायग्राम को डिस्कस करा। सबसे पहले मेनली हम लोगों ने हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ा, फिर हम लोगों ने ग्रेव डिजीज़ और ग्वाइटर डिजीज़ को पढ़ा। सेम ऐसे हम लोगों ने हाइपोथायरॉयडिज्म को पहले पढ़ा, फिर हम लोगों ने मैक्स एडेमा डिजीज़ को पढ़ा। सो आपका थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड में भी आपका सेम थायरॉयड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स की तरह आपके 2 डिसऑर्डर्स आएंगे। एक आपका आएगा हाइपर का, एक आपका आएगा हाइपो का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपर का, और ये थायरॉयड ग्लैंड से थोड़ा सा आपका छोटा ही मिलेगा। मतलब थायरॉयड में आपको कंटेंट ज़्यादा मिलता भी है, लेकिन जो पैराथायरॉयड है उसका आपका कंटेंट कम रहेगा एज कंपेरिजन टू थायरॉयड ग्लैंड। फिर हम बात करते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की। इसका मतलब क्या है, आपके जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा, फिर आपका कंडीशन डेवलप होगा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। आपका प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कॉमनली डायग्नोस्ड हुआ था एलिवेशन ऑफ कैल्शियम लेवल। जब हम लोगों ने लैब टेस्ट करा था तब हम लोगों को क्लियर हो गया था। ये मेनली अफेक्ट करता है वुमेन्स को एज़ कंपैरिजन टू, हम लोग अगर मैन के कंपैरिजन करें तो आपके वुमेन में ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर आपके इसकी एटियोलॉजी आती है। प्राइमरी एटियोलॉजी मेनली आपका हार्मोन है, और सेकेंडरी में आपके आते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्रॉनिक रेनल फेलियर, ओस्टोमलेशिया और आपकी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन फेज। इनमें आपका भी डेवलप हो जाता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो प्राइमरी आपका हार्मोन की वजह से होता है, सेकेंडरी में यह आपके कुछ होते हैं जिनकी वजह से डेवलप हो जाता है। फिर आपकी आती है पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, अभी हम लोगों ने कॉज पढ़े प्राइमरी सेकेंडरी, उनकी वजह से आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन। वो सिक्रीशन बढ़ते ही वैसे ही आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, जीआई में, मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में आपका क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा आपके ब्लड में, फिर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं हाइपर कैलेमिया। जैसे जैसे कैल्शियम बढ़ेगा फिर आपको रेनल कैल्कुलाई होगा, मतलब कि किडनी स्टोन होंगे, वो भी कौन सी, कैल्शियम किडनी स्टोन्स होंगे। तो ये है आपकी पैथोफिजियोलॉजी पैराथायरॉयडिज्म की।
मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इन सारे इटियोलॉजी की वजह से आपकी जो पैराथायरॉयड आपका ग्लैंड है उस पर अफेक्ट करेगा। फिर आपका पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी में होगा। उसके बढ़ते ही आपका जो जीआई सिस्टम में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा जो आपका कैल्शियम है, तो आपके ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं हाइपरकैलेमिया। कैल्शियम जैसे जैसे बढ़ेगा, जब ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी होगा जाके, तब वहाँ पे किडनी में ही आपका कैल्शियम आगे नहीं पास आउट होगा, वो कैल्शियम आपकी किडनी में स्टोन क्रिएट करेगा, उसी को हम लोग रेनल कैल्कुलाई भी कहते हैं। फिर आपका आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आपको क्या मिलेगा, आपके नर्वस सिस्टम में आपको डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, लेथार्जी मिलेगा। आपके कार्डियक सिस्टम में आपको एरिथमिया मिलेगा। जीआई सिस्टम में आपको नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस मिलेगा। पेनक्रियाटाइटिस मिलेगा। रेनल सिस्टम में आपको रेनल कैल्कुलाई, पॉलीयूरिया मिलेगा। मस्कुलर में वीकनेस, फटीक मिलेगा। स्किन में आपको स्किन का नेक्रोसिस, कैटरैक्ट मिलेगा। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में आप हिस्ट्री कलेक्शन कराएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, ब्लड सीरम लेवल टेस्ट कराएंगे जिसमें आप इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल को देखेंगे। आप यूरिन टेस्ट कराएंगे जिसमें यूरिन में भी आपको कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर आप बोन एक्सरे कराएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि डीमिनरलाइजेशन बोन का तो नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, आपका प्राइमरी अगर कॉज है तो उसके लिए आप फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज़ करेंगे, लिमिट करेंगे डाइटरी इनटेक ऑफ कैल्शियम का। आप ओरल सोडियम या फिर पोटेशियम फॉस्फेट लेंगे। आप आईवी मैग्नीशियम फॉस्फेट और सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन लेंगे। सेकेंडरी अगर आपका कॉज था तो आप करेक्ट करेंगे विटामिन डी को। आप डायलिसिस कराएंगे पेशेंट का जिसको भी रेनल फेलर है। सर्जिकल मैनेजमेंट में आप अगर एडिनोमा है तो आप उसको रिमूव करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड से। तो ये है आपका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डिजीज़। फिर आपका आता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डिजीज़। हाइपो के कंडीशन में नाम से बिल्कुल पता चल जा रहा है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कम हो जाएगा आपकी बॉडी में। यह आपका क्यों होता है, अब हम मतलब इसकी एटियोलॉजी क्या, अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। आपकी बॉडी में रिमूव कर दिया गया है थायरॉयडेक्टोमी से, मतलब थायरॉयडेक्टोमी का मतलब क्या है, थायरॉयड ग्लैंड आपका रिमूव कर दिया गया तब हार्मोन कम है, या फिर शिमिक इन्फ्रैक्शन की कंडीशन थी तब ऐसा आप देखेंगे कि आपका हार्मोन कम हो रहा है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म आपका ट्रांसिएंट या फिर परमानेंट हो गया तब आपको ऐसा कंडीशन मिलेगा। हाइपो की कंडीशन आपकी ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती है तब भी आपको मिलेगा। ऑटोइम्यून डिजीज़ में हम लोगों को विल्सन डिजीज़ मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको एक सिंड्रोम मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं डी जॉर्ज सिंड्रोम। फिर आपको हाइपोमैग्नीसीमिया, मतलब कि आपका जो मैग्नीशियम का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। ये तब डेवलप होता है जब माल न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में अकर हुआ है, या फिर आपका ज़्यादातर आपने यूज़ करा डायूरेटिक्स का, या फिर आपने माल एब्जॉर्प्शन का यूज़ करा है। फिर आपके आते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजी की वजह से आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कम होगा, मतलब कि अंडर प्रोडक्शन में आएगा। उसके कम होते ही आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। कैल्शियम लेवल आपकी बॉडी में कम होते ही आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसमें हाइपोकैलेमिया की कंडीशन डेवलप होगी। कैल्शियम कम होगा आपके बॉडी में तब आपकी बॉडी उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। मेन कैल्शियम का वर्क आपका दो जगह मिलता है, एक होता है आपकी बोन में, एक होता है आपका न्यूरोमस्कुलर में। मतलब कि आपका जो न्यूरॉन्स है उसमें भी आपको एक्सचेंज में कैल्शियम का नीड होता है। फिर उसमें भी आपको इनस्टेबिलिटी या फिर इरिटेबिलिटी मिलेगी, जिसकी वजह से आपको दो साइन मिलेंगे। उसको हम लोग कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं चौबस्टिक साइन, एक को हम लोग कहते हैं ट्रॉसीज साइन। चौबस्टिक साइन का मतलब होता है आपकी एबनॉर्मल टिचरिंग होगी मसल्स की जब आप ईयर को टैप करोगे। अब आप ईयर पे एक बार ही अपने फिंगर से टैप टैप करो और आप अपने फेस को देखोगे, तो आप ईयर पे टैप करो तो आपके जो फेस की वो मसल्स है उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। मतलब ऐसे ट्विचिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे स्निज नहीं करेगी। लेकिन जिसको भी चौबस्टिक साइन होता है, जब आप उसके ईयर पे टैप टैप करते हो तब आपको एबनॉर्मल ट्विचिंग मिलती है मसल्स की। फिर क्या होता है, जो आपके चीक्स हैं वो आपके स्क्विज होते हैं। ट्रॉसी साइन में क्या होता है, आपका इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का। आपके जो हैंड हैं, विस्ट एरियाज हैं, उनकी मसल्स हैं, उसमें आपको इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। ऐसे क्या है, आपके हाथ है, आपके हाथों में मसल्स हैं, उसमें आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलता है जब तक कि आप नहीं कराते हो। लेकिन ट्रॉसी साइन में इनवॉलेंट्री मतलब कि खुद से उसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्शन आपको मिलेगा। फिर आप क्या आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें डिवाइड कर दिया गया है एक आपका माइल्ड और क्रोनिक कंडीशन में। माइल्ड में आपको हाइपोकैल्सीमिया मतलब कि कैल्शियम लेवल कम होगा, और सीरम में हाई सीरम लेवल मिलेगा आपका फॉस्फेट का, जिसकी वजह से
आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर सिस्टम पे अफेक्ट आएगा। फिर आपका आता है साइन एंड सिम्टम्स क्रॉनिक में, तो आपको न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी मिलेगी, इरिटेबिलिटी से आपको चौवस्टिक साइन मिलेगा और ट्रॉसियस साइन मिलेगा। आपका इंक्रीज हो जाएगा डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, आपके जितने भी रिफ्लेक्स है वो आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। फिर आपको और मिलेगा डिस्पेशिया मिलेगा, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम मिलेगा, आपको साइकोसिस होगा, मेंटल डिफिशिएंसी मिलेगी, चिल्ड्रन में टेटानी प्रेजेंट होगा, डिफ़िकल्टी होगी आपको वॉकिंग और टेंडेंसी जो भी आपके फॉल है वो सब में। फिर आपको एक्यूट हाइपोर में आपको कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स मिलेंगे, आपके फिंगर टिप का टिंगलिंग होगा, फिर आपके पेन अकर होगा, पेन के साथ में आपके जो डिग्री ऑफ मसल्स टेंशन है वो भी आपकी पहले से कम होने लगेगी, विड्रॉल होगा आपके थायराइड हार्मोन का, आपको एबनॉर्मल पेन होगा, आपके ड्राई हेयर्स हो जाएंगे, ड्राई स्किन हो जाएगी, स्केली स्किन हो जाएगी, कैटरेक्ट आपको मिलेगा। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप कराएंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आप कराएंगे पैराथायरॉयड हार्मोन का टेस्ट जिसमें आपको एलिवेटेड मिलेगा, फिर आप सीरम कैल्शियम लेवल टेस्ट कराएंगे, फिर आप यूरिन एनालिसिस टेस्ट कराएंगे, यहाँ तक कि आप 24 आवर यूरिन कलेक्शन टेस्ट कराएंगे, और आप रेनल फेलर है कंडीशन डेवलप ना हो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में तो उसके लिए भी एक बार आप ज़रूर टेस्ट कराएंगे। आप अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट कराएंगे जिससे आपको कैल्शियम लेवल पता चल जाएगा पर्सन में। फिर आपका आता है मैनेजमेंट आपका दो कंडीशन में आएगा, एक आपका होगा एक्यूट का, एक आपका होगा क्रोनिक का। एक्यूट में अगर आपका सीवियर हाइपोकैल्सीमिया तो आपको अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी जिसमें आप आईवी कैल्शियम को प्रोवाइड करोगे जो प्रिवेंट करेगा टिटानीस को। फिर आपका आता है क्रोनिक कंडीशन में आप ट्रीटमेंट के लिए ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स को यूज़ करोगे। अदर ट्रीटमेंट में आप सेडेटिव्स को लोगे, एंटी कॉन्वल्सेंट्स को लोगे जो आपके स्पाज्म मसल स्पाज्म को कंट्रोल करेगा, पेन को रिमूव करेगा। आप ब्रीदिंग के लिए पेपर बैग या फिर इन्हेलर का यूज़ करोगे। आप क्रिटिकल कंडीशंस में मॉनिटर करते रहोगे पेशेंट्स में कि उनके में हाइपर हो रहा है कंडीशन कि नहीं हो रहा है। आप थेरेपेटिक डोज करोगे, मैनेजमेंट करोगे। फिर आपके आते हैं कॉम्प्लिकेशन में आपको कार्डियक एरिथमिया और हार्ट फेलियर मिल सकता है, कैटरेक्ट मिल सकता है, बेसल गैंग्लिया और कैल्सिफिकेशंस मिल सकता है। तो ये आपके कॉम्प्लिकेशन है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डिजीज़ के। फिर आप एट लास्ट नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट ऐड ऑन करने जैसा नहीं है कि आप उसको खुद से लिख सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड डिजीज़ से जिसमें आपके आता है कुशिंग सिंड्रोम जो कि आपका हाइपर एड्रिनल ग्लैंड के जब हो जाता है तब आपको मिलता है कुशिंग सिंड्रोम। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम को। डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सा आपका एड्रिनल ग्लैंड का डायग्राम है। सबसे पहले आपका कॉर्टेक्स होता है और इनर साइड पे आपका मेडुला होता है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली आपकी लेयर होती है जोरा रेटिकुलरिस, फिर आपकी सेकंड नंबर पे आती है जोरा फेसिकुलाटा, फिर आपकी फर्स्ट नंबर पे आती है जोरा ग्लोमेरुलोसा। तो आपके जो ट्रैक है उसका है GFR, मतलब कि सबसे पहले स्टार्टिंग से अगर आप करेंगे कॉर्टेक्स से तो कॉर्टेक्स आपकी आती है जोरा ग्लोमेरुलोसा, फिर F से आएगी जोरा फेसिकुलाटा, फिर R से आपकी आएगी जोरा रेटिकुलरिस। तो ये है आपका डायग्राम एड्रिनल ग्लैंड का। अगर कोई भी डिजीज़ आ रही है जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम है तो आप उसमें ये डायग्राम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे डिज़ॉर्डर्स की जो कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड का है, तो वो है हमारा कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम है क्या? इसमें आपका एक्सेस हो जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन, तब आपका डेवलप होता है कुशिंग सिंड्रोम। अब अगर डायग्राम देखेंगे तो फीमेल पहले ऐसी थी, आफ्टर दैट द कुशिंग सिंड्रोम उसका कैसे वेट गेन हो गया, कैसे हाइपरगैलिसीमिया मतलब कि उसका शुगर लेवल इंक्रीज हुआ, उसका वेट गेन हुआ, उसको एडेमा प्रेजेंट हुआ। तो ये होता है कुशिंग सिंड्रोम। इसमें आपको बहुत सारी क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं। क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज़ इसलिए मिलती है क्योंकि इसमें एक्सेसिव एडेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स हो जाते हैं जिसको आप जानते हैं कि हम लोग पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल्स भी कहते हैं। और इवेंचुअली इसमें अगर हम अमाउंट की बात करें तो इसमें आपको कुशिंग सिंड्रोम 70% केसेस मिलते हैं और इसमें मोस्ट कॉमन एज आपकी आती है 20 से 40 उम्र। ये ज़्यादातर आपको फीमेल्स में देखने को मिलेगा एज़ कंपैरिजन टू मेल। फिर हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। कॉजेज़ मतलब कि इसके इटियोलॉजी की। तो अगर मैं बात करूँ इसके इटियोलॉजी की तो इसका सबसे पहले तो इट्रोजेनिक कॉज है।
जिसमें आप जानते हैं कि इसमें आपका एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का वर्क रहता है। फिर आपका आता है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो आपका सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ट्यूमर से। फिर आपका आता है एड्रिनल ट्यूमर। फिर आपका आता है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ACTH हार्मोन। यह आपका कार्सिनोमा ऑफ लंग और मैलिग्नेंट ग्रोथ में भी रहता है। तो ये आपके कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से आपका डेवलप हो सकता है कुशिंग सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो सबसे पहले आपका हार्वे कुशिंग 1932 में इन्होंने बताया था। द सिंड्रोम इज कॉल्ड इट्सेंको कुशिंग सिंड्रोम। इसमें आपका हाइपर एड्रेनो कॉर्टिकिसोमर हाइपर कॉर्टिकिज्म कहते हैं। मतलब कि सिंपल सा इसमें जो एड्रेनल ग्लैंड की एक्टिविटी है आपको हाइपर मतलब ज़्यादा मिलेगी, और जो आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन वो आपको हाइपर मिलेगा। उसी की वजह से हम लोग कहेंगे कि डेवलप होगा हाइपर कंडीशन। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, इन सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आपके जो हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड के वो इंक्रीज होंगे। मतलब कि एक्सेसिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपको पता है क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है और एंड्रोजन्स होते हैं। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये आपके बॉडी में ग्लूकोज को मैनेज करता है। मतलब जो ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको देखते हैं। जब एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी आपका एक्सेस मतलब कि ज़्यादा होगा। उसके ज़्यादा होते ही आपकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन हो जाएगा। इसका हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ही यही होता है कि जिसमें ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाए, मतलब कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए। एक्सेस मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, जब मिनरल्स बढ़ेंगे तो आपका रीएब्जॉर्प्शन जो वाटर का है वो बढ़ेगा, सोडियम का है वो बढ़ेगा, आपका एक्सक्रीशन पोटेशियम का ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ऐसी कंडीशन में आपको वेट गेन मिलेगा, एडेमा मिलेगा, हाइपोकैलेमिया मिलेगा। हाइपोकैलेमिया इसलिए क्योंकि आपका एक्सक्रीशन पोटेशियम का ज़्यादा हो रहा है। जब पोटेशियम बॉडी में नहीं होगा तो हाइपो मतलब कम कंडीशन होता है। हाइपरटेंशन होगा क्योंकि आपका बॉडी में सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो हाइपरटेंशन करेगा। उसके बाद में आपका आता है एक्सेस एंड्रोजन। ये एक्सेस एंड्रोजन आप में इम्पोर्टेंस क्रिएट करेगा। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी कुशिंग सिंड्रोम की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये आपके कुछ पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कुशिंग सिंड्रोम के। सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रीपिटल ओबेसिटी और जनरलाइज्ड ओबेसिटी। नेक्स्ट है मून फेस, ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने हाईलाइट करा है। फिर आपकी पर्पलिश रेड स्टेरी मिलेंगे, आपको हिरिटिज्म मिलेगा वुमेन में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स मिलेगा वुमेन में, हाइपरटेंशन मिलेगा और अनएक्सप्लेन्ड हाइपोकैलेमिया होगा। हाइपोकैलेमिया इसलिए क्योंकि आप पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करोगे, हाइपरटेंशन इसलिए क्योंकि सोडियम का ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा। अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आपका मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक्सेस की वजह से, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फिर आपका है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, फिर एंड्रोजन। अगर आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ज़्यादा होगा तो आपको वेट गेन मिलेगा, वाटर रिटेंशन मिलेगा, सोडियम रिटेंशन मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा, पैथोलॉजिक फ्रैक्चर मिलेगा, बोन एंड बैक पेन होगा, मूड डिस्टर्बेंस होगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में हाइपरटेंशन हाइपोकैलेमिया रहेगा। एंड्रोजन से आपका मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होगा वुमेन में, हिर्टुज्म मिलेगा, इम्पोर्टेंस होगा और गाइनोमेलेशिया डिजीज़ मिलेगी। ये आपके मेल में डेवलप होती है। तो ये आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तीनों हार्मोन के बेसिस पर आपके स्क्रीन पे हैं। फिर आप फिगर से भी देख सकते हैं जिससे एकदम आपको याद रहेगा। सबसे पहले आपकी स्कैल्प हेयर की थिनिंग हो जाएगी, आपके फेस पे एक्नेज आएंगे, आपके इंक्रीज्ड फेशियल हेयर होगा, आपको कार्डियक हाइपरट्रॉफी और हाइपरटेंशन मिलेगा। एड्रेनल में आपको ट्यूमर और हाइपरप्लेशिया मिलेगा। आपकी स्टेरे ऑफ स्किन हो जाएगा। इस तरीके से आपके मार्क्स आ जाएंगे स्किन पे, आपकी इजी ब्रूशिंग होगी, मसल्स आपकी वीक हो जाएंगी, थिन एक्सट्रीमिटीज़ होंगे। देखिए कितने पतले हाथ पैर, बस एब्डोमेन की तरफ ही आपका जनरलाइज्ड ओबेसिटी होगी। फिर आपका ट्रैंकल ओबेसिटी मिलेगी। फिर आपको क्या है ओस्टियोपोरोसिस होगा, बोन में भी आपका प्रॉब्लम रहेगा। फिर आपका बुफेलो हम्प हो जाएगा। जो हम्प है वो आपका किस शेप का हो जाएगा, बुफेलो हम्प हो जाएगा। आपका फेस कैसे हो जाएगा, मून शेप हो जाएगा और इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपके इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा जो एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप मतलब लिखोगे ये एग्जाम में, फिर आप इस तरीके से क्लासीफाई करके लिखोगे जो आपके हार्मोन्स के हैं। फिर कुछ मेन आपके एक्स्ट्रा ऑर्ड हुए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप उनको लिख दोगे। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एकदम बेसिक सा, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन कलेक्शन करेंगे, फिर डी एग्जामिन करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, प्लाज्मा में ACTH लेवल को टेस्ट करेंगे। तो ये है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिससे आपको पता चल जाएगा पर्सन में कुशिंग सिंड्रोम है या नहीं है। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आप क्या लोगे, ड्रग थेरेपी लोगे। ड्रग कौन सी लोगे, मिटोटेन ड्रग लोगे।
कौन सी ड्रग है? मिटोटेन। आपको ड्रग का नेम लर्न होना चाहिए, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करूँ तो इसमें आपके 2 पॉइंट है। सबसे पहले आप कराएंगे लेप्रोस्कोपिक एड्रेनलेक्टोमी। इसमें क्या होता है, जो एड्रेनल ग्लैंड है उसको हम लोग लेप्रोस्कोपिक की मदद से रिमूव करते हैं। इसमें मेनली क्या रिमूव करते हैं, जो भी ट्यूमर होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। अब एड्रेनल जो भी ट्यूमर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। फिर आपका आता है ट्रांसफॉइडल सर्जरी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें रिमूव करते हैं पिट्यूटरी ट्यूमर को। दोनों में क्या है, हम लोग ट्यूमर को रिमूव करेंगे, लेकिन ट्रांसफॉइडल में हम लोग पिट्यूटरी को में रिमूव करेंगे और एड्रेनलेक्टोमी में हम लोग एड्रेनल के ट्यूमर को रिमूव करेंगे। अब सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी के बाद अब आपके में कुछ बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस भी मिलेंगे। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको मिलेंगे आफ्टर द सर्जरी ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। सबसे पहला पॉइंट है ओस्टियोपोरोसिस, फिर आपको मिलेगा इंक्रीज सस्पेक्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, फिर आपको मिलेगा हिर्सुटिज्म, फिर आपको मिलेगा यूरेथ्रल कैल्कुलाई, फिर आपको मिलेगा मेटास्टेजेस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके कुशिंग सिंड्रोम के। नेक्स्ट हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायग्राम पिट्यूटरी का। अगर मैं बात करूँ पिट्यूटरी, आपको पता है 2 आपके होती है, एक होती है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होती है आपकी पोस्टीरियर। तो सबसे पहले आपका डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, आपका एक साइड में हाइपोथैलेमस रहेगा और एक साइड में आपकी ऑप्टिक चियाज्म रहेगी। ये दोनों आपके जब ज्वाइन होती है वो आपका होता है पिट्यूटरी स्टॉक। आपका नाम लेबलिंग देखेंगे, पिट्यूटरी स्टॉक में आपका ज्वाइन होता है। फिर डिवीजन होता है आपका पिट्यूटरी का एंटीरियर में और पोस्टीरियर में। एंटीरियर में आपके 3 होते हैं। सबसे पहले और साइड में जो आप देखेंगे वो आपका पास ट्यूबेरलिस होता है, फिर बीच वाला आपका पास इंटरमीडिया होता है, फिर जो आपका डिस्टल साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं पास डिस्टालिस। आफ्टर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपकी सिर्फ एक रहेगी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का साइड बाई अलग से रहेगा और एंटीरियर के आपके 3 में डिवाइड हो जाएंगे। किस में रहेगा, पास रहेगा, पार्ट्स आपका ट्यूबेरलिस रहेगा, पार्ट्स इंटरमीडिया रहेगा, पास डिस्टालिस रहेगा। तो ये आपका डायग्राम है पिट्यूटरी का। आपसे अगर कभी भी पोस्टीरियर या एंटीरियर पूछ रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी डिजीज कंडीशन आ रही है तो आप इन दोनों डायग्राम को बनाएंगे। अगर मैं बात करूँ आपके जो बुक में मेंशन है तो इतने अच्छे से पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी को नहीं दे रखा है, बट अगर आप डिटेल में करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा गूगल पे। बट हम सबसे पहले पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी को डिस्कस करें, जो आपकी होती है जिंजाटिज्म। इसमें होता क्या है, इसमें आपका एक्सेसिव रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन का। इसका मेन कॉज की अगर मैं बात करूँ तो मेन कॉज इसका आपका एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो मेनली आपका क्या ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाता है तब डेवलप होता है आपके बॉडी में जिंजाटिज्म। इसका मेन कॉज आपका क्या रहेगा, आपका मेन कॉज रहेगा एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, ऑटोइम्यून डिजीज़। इसके लिए आप मैनेजमेंट क्या करेंगे, आईवी बोलस हाइपोथायरॉयडिज्म लेंगे और ओरल फ्लूड्रोकॉर्टिसोन लेंगे। तो ये आपका मैनेजमेंट है जिंजाटिज्म का। एग्जाम पर्पज़ के लिए वेरी शॉर्ट के लिए बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जो कि आपका है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस आपका डिसऑर्डर है न्यूरोहाइपोफाइसियल सिस्टम का। इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है आपके वेसोप्रेसिन हार्मोन की, जिसको हम लोग ADH भी कहते हैं। इसमें आपका एक्सेसिव डाइल्यूट यूरिन मिलेगा, आपके थर्स्ट और हाइपरनेट्रेमिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं कॉज की, तो इसके कॉज अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से हो सकता है। फिर आपका आता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, फिर आपका आएगा साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल की अगर मैं बात करूँ तो ये इन्फिल्ट्रेशन लीसिन की वजह से डेवलप होगा, जो कि हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी का होगा। इसमें आपका सेकेंडरी एडिनोमा की वजह से होता है। फिर हम बात करते हैं नेफ्रोजेनिक की, ये आपका कॉज होता है रेनल रेजिस्टेंस से, जो कि आपका एक्शन होता है वेसोप्रेसिन का। वैसे इसका कॉज आपका इडियोपैथिक है, लेकिन मेन अगर मैं बात करूँ तो ये रहेगा। और सेकेंडरी में आपका हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया, सिकल सेल डिजीज़ और आपकी पाइलोनेफ्राइटिस या फिर सार्कोडोसिस और रेनल डैमेज मिलेगा। कुछ आपकी ड्रग्स भी रहती हैं नेफ्रोजेनिक में, आपकी ये लिथियम और आपकी ये डिमेक्लोसाइक्लिन, फिर आपकी है कॉल्सीसिन। नेक्स्ट आपकी साइकोजेनिक अगर मैं बात करूँ डायबिटीज़ इंसिपिडस की, तो इसमें आपकी क्या है, ये प्रॉब्लम आपका एक्सेसिव वाटर इनटेक की वजह से आता है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो सबसे पहला पॉइंट है ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर। इन सारे इटोलॉजी मतलब कि क्या आपका सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, साइकोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसकी वजह से डेवलप होगा। डिक्रीज्ड होगा आपका ADH सिंथेसिस,
और इसके बाद में आपका वाटर एब्जॉर्प्शन जो रेनल ट्यूब्यूल्स में होता है वो आपका कम हो जाएगा। जब आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन ही कम होगा, फिर आपका जो फ्लूइड में वॉल्यूम है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड में जो वॉल्यूम है वो भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होते ही आपका यूरिन आउटपुट एक्सेसिव हो जाएगा और सीवियर डिहाइड्रेशन मिलेगा। उसके बाद में आपकी बॉडी में शॉक डेवलप होगा। कौन सा शॉक? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आपकी बॉडी में कम है। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा, फ्लूइड का वॉल्यूम कम से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक आपको मिलेगा। तो ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी है डायबिटीज इंसिपिडस की। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डायबिटीज इंसिपिडस में जो आपको पेशेंट्स में मिलेंगे? तो सबसे पहले पॉलीयूरिया मिलेगा, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, नाम से ही पता चला है। एक्सेसिव थ्रस्ट होगा क्योंकि सीवियर डिहाइड्रेशन है। पॉलीडिप्सिया होगा 16 to 20 लीटर पर डे। हाइपरनेट्रेमिया रहेगा क्योंकि हाई सीरम आपका ऑस्मोलैरिटी है। फिर आपकी जो इस यूरिन है उस पर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपकी लोअर देन हो जाएगी 1.010 से। फिर आपका सीवियर फ्लूइड लॉस होगा और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी डेवलप होगा। फिर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की। तो आप हिस्ट्री कलेक्शन कराएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट कराएंगे और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को टेस्ट करेंगे। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके मैनेजमेंट मेनली आपके दो आते हैं। एक आपका है सेंट्रल डीआई का। सेंट्रल डीआई मतलब कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का, जिसमें आप रिप्लेसमेंट करेंगे हार्मोन का, वेसोप्रेसिन सबक्यूटेनियस देंगे। और आपका नेफ्रो में आपका आता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में, कि आप एडमिनिस्टर करेंगे HCTZ, उसी को हम लोग कहते हैं एमिलोरिजीन। और इसको मेन आप इसलिए देंगे क्योंकि ये रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है फ्लूइड का आपकी बॉडी में, और फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से होगा और ये एज अ इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो आप सबसे पहले मॉनिटर करेंगे लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन, असेस करेंगे स्किन ट्रिगर को, मेंटेन करेंगे फ्लूइड स्टेटस ऑफ द पर्सन, एडमिनिस्टर करेंगे वेसोप्रेसिन। फिर मॉनिटर करेंगे कॉम्प्लिकेशन जैसे कि कोई शॉक, हाइपोवॉल्यूमिया, डिहाइड्रेशन ना डेवलप हो जाए पर्सनस में। फिर आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने के बाद में लिखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर आप लिखेंगे NCP। इसमें हेडिंग मेंशन है तो मैंने बता दिया। अगर ये वेरी शॉर्ट है और शॉर्ट में आ रहा है तो ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और लॉन्ग में डायबिटीज़ इंसिपिडस मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आना चाहिए, बट यूनिवर्सिटी में कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो आपको प्रिपेयर हर एक डिजीज़ को अच्छे से करना है। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थायराइड डिसऑर्डर्स को, पैराथायराइड डिसऑर्डर्स को, एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स को और प्यूट्रिटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स को। एट लास्ट आपका टॉपिक बस एक बचा है, वो है आपका डायबिटीज मेलाइटिस, वो आपका आता है पेनक्रियास में। अब बस इसको डिस्कस करेंगे, आपकी यूनिट एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगी। डायबिटीज़ मेलाइटिस आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में सबसे पहले आपको पढ़ना है इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, फिर इसकी कॉजेज, एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज़ मेलाइटिस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें मल्टीपल एटियोलॉजी हैं, ये सारी आपकी हाइपरग्लाइसीमिया से करेक्टराइज रहती हैं। ये डेफिनेशन आपको WHO ने दिया था, एकदम ऐसी फॉर्म में आपको लिखनी है। तो वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ मल्टीपल etiology characterized by hyperglycemia is known as डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस की अगर मैं बात करूँ तो मेनली क्या होता है, इसमें हाई ब्लड शुगर हो जाता है। जब आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती इनफ इंसुलिन, तब आपके बॉडी में क्या डेवलप होगा, हायर शुगर लेवल, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा। इसमें सेल आपके रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते इंसुलिन को, तभी आपकी बॉडी में हाई ब्लड शुगर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपको 3 मेन सिम्टम्स मिलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के, जिसको हम लोग 3P के नाम से भी जानते हैं। वो आपका है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया का मतलब है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन आपका ज़्यादा होगा। पॉलीडिप्सिया इंक्रीज थ्रस्ट, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। पॉलीफेजिया आपको भूख ज़्यादा लगे, इंक्रीज हो जाएगा आपका हंगर। तो मतलब कि अगर मैं सिंपल से कहना है कि 3Ps अगर पूछे जा रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के, तो आप यही बताएंगे कि आपको क्या है, पॉलीयूरिया है, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया है। अभी हम लोगों ने डायबिटीज़ मेलाइटिस का इंट्रोडक्शन डिस्कस करा, अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। सबसे पहले फर्स्ट कंप्लीट क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन आपको डायबिटीज़ का मिला था एशियन ग्रीक फिजिशियन से। ये आपको दिए थे एरिटेकियस ने,
और ये आपकी फर्स्ट सेंचुरी सीई में मिला था, जिन्होंने ये नोट करा था कि एक्सेसिव अमाउंट का यूरिन पास होता है किडनी से, ये तब होता है जब आपकी डिजीज़ होती है डायबिटीज़। ये आपकी हिस्ट्री है डायबिटीज़ की। फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज करेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इसी के रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन या फिर इंसुलिन एक्शन और बोथ आपका डेवलप होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। फिर हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप्स की। तो आपको पता है डायबिटीज़ मेलाइटस आपके 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। वैसे आपके टाइप 1 टाइप 2 होता है, फिर लेकिन आपका एक एड ऑन हो गया है AHN सब्जेक्ट में, वो आपका होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की। इसको हम लोग इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन में। इसमें एज अगर मैं बात करूँ तो 13 to 30 के बीच में हो सकता है। 13 से 30 साल की उम्र में आपको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। इसकी पीक एज 13 साल है। फिर हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की। अगर मैं बात करूँ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की, तो उसको हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसकी ओवर एज मतलब कि 35 के बाद आपको ये मिलेगा। 80 से 90% को ये होता है और इसमें ओबेसिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर आपका आता है ओवरऑल प्रीवेलेंसेस। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल की, तो इसमें US से एस्टिमेटेड आपका 20.8 मिलियन पीपल में होता है। 42 मिलियन पीपल आपके प्री डायबिटिक आते हैं। इंडिया में जब हम लोग 2007 स्टडी कर रहे थे स्टेटिक्स के थ्रू, तब हम लोगों ने जाना था 46.5 मिलियन इससे अफेक्टेड हैं और एक्सपेक्ट करी जाएगी कि 80.3 मिलियन हो जाएंगे आपके 2025 ईयर में। जब 2025 चलेगा तब इतने मतलब कि 80.3 मिलियन आपके एक्सपेक्ट करा गया कि इतने अफेक्टेड रहेंगे। टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस आपका इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज़ होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज़ होता है। फिर थर्ड आपका आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब हम डिस्कस करते हैं कॉजेस। तो कॉजेस आपके डिफरेंट रहेंगे टाइप 1 के और डिफरेंट रहेंगे टाइप 2 के। टाइप 1 का सबसे पहला कॉज आता है आपका वायरस में जैसे कि आपका आएगा कॉसेकी बी वायरस, रुबेला वायरस, मम्स वायरस, रोटा वायरस। फिर आपका टाइप 1 में ही सेकेंड पॉइंट है ऑटोइम्यून डिजीज़। फिर आपका लेटेंट ऑटोइम्यून डिजीज़। फिर आपका है इडियोपैथिक। फिर आपके जेनेटिक कंडीशंस। फिर हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की, जिसको हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसका मेन कॉज है ओवरवेट, जेनेटिक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इम्पेयर्ड इंसुलिन प्रोडक्शन इन पेनक्रियाटिक सेल। फिर आपका इनअप्रोप्रिएट ग्लूकोज प्रोडक्शन मिलेगा लीवर में, ऑल्ट्रेशन आएगा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन और साइटोकाइंस में, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये आपके टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के कुछ कॉजेस हैं। नेक्स्ट जनरल कंपैरिजन दे रखा है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में, जैसे कि प्रीवियस टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे दे रखा है, एज ऑफ ऑनसेट पे दे रखा है, जेनेटिक पे दे रखा है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन एसोसिएशन पे दे रखा है, अदर एसोसिएशन पे दे रखा है, प्रेसिपिटेटिंग और रिस्क फैक्टर पे दे रखा है। अगर आपको टाइप 1 टाइप 2 में कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके कंपैरिजन को आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 में कभी कभी डिफरेंस लिखना होता है, वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं। नहीं, अगर डायबिटीज़ मेलाइटस शॉर्ट में आते हैं तो आपको डिटेल में लिखना होता है टाइप 1 और टाइप 2 को, तो आप इस तरीके से कंपैरिजन करके भी लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी अलग अलग रहेगी, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की अलग, टाइप 2 डीएम की अलग। टाइप 1 की अगर मैं बात करूँ तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, उन इटियोलॉजी की वजह से ऑटोइम्यून डिजीज़ डेवलप हो जाएगी। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या करती हैं, खुद के सेल्स को हार्म करती हैं। मतलब कि डायबिटीज़ मेलाइटस आपके पेनक्रियाटिक ग्लैंड की डिजीज़ है, तो क्या होगा, ये पेनक्रियाटिक सेल्स को डिस्ट्रक्ट करेंगी, हार्म करेंगी, डैमेज करेंगी, और जिसकी वजह से जब इसके सेल्स कम हो जाएंगे तो इनकी फंक्शनिंग भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। फंक्शन डिक्रीज होते ही जो प्रोडक्शन होगा इंसुलिन का वो भी डिक्रीज हो जाएगा। फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन जैसे ही कम होगा वैसे ही आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड में शुगर लेवल है, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा। सिंपल सा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का दे रखा है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, फिर डिस्ट्रक्शन होगा पेनक्रियाटिक सेल्स का, फिर डिक्रीज हो जाएंगे नंबर जो फंक्शनल सेल्स के हैं, फिर डिक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन इंसुलिन का, फिर हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी इंसुलिन पे रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएगी। मतलब कि जो भी इंसुलिन का एक्शन है उस पर बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, फिर हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं साइनम सिम्टम्स की। तो साइनम सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको 3P लिखना होता है, मतलब कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। फिर आपको पेशेंट को ये सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे, इसमें आप एड ऑन भी कर सकते हैं।
फिर आपके आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के, तो उसमें आपको मिलेगा नॉन स्पेसिफिक फटीग और वीकनेस, फिर आपको मिलेगा रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकरेंट वेजाइनल ईस्ट, प्रोलॉन्ग्ड वुंड हीलिंग मिलेगा, विजुअल चेंजेस मिलेंगे, टिंगलिंग मिलेगा, और ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहले आप कराएंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आप फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को चेक कराएंगे जो कि आपका ज़्यादा रहेगा 126 mg/dl से। फिर आप रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट कराएंगे, वो भी आपका इंक्रीज रहेगा 200 mg/dl से। फिर आप OGTT टेस्ट कराएंगे, OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपका होता है। फिर आप यूरिन का टेस्ट कराएंगे, यूरिन एनालाइज करेंगे कि उसमें एसीटोन प्रेजेंट है कि नहीं। फिर आप फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराएंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, क्योंकि आपको डायबिटीज़ रिलेटेड न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, डर्मोपैथी भी मिलेगा। ये चारों पैथी आते हैं आपके, और ये चारों पैथी आपने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में, इसीलिए हम इसको डिटेल नहीं कर रहे हैं। फिर आपको हीमोग्लोबिन HA1C आप टेस्ट कराएंगे, ECG टेस्ट कराएंगे, आप मॉनिटर करेंगे वेट को, और फिर डॉपलर स्कैन टेस्ट कराएंगे, आप डेंटल एग्जामिनेशन कराएंगे और फुट एग्जामिनेशन कराएंगे। तो ये डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन है आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस का। और आप देख रहे हैं जो आपके लास्ट के 4 से 5 पॉइंट है वो सिर्फ इसमें आपका हो रहा है, मतलब कि सिर्फ डायबिटीज़ मेलाइटिस में हो रहा है, बाकी इतने आपके किसी में नहीं है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने एग्जाम्स के लिए। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपके 4 मैनेजमेंट आते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस को ट्रीट करने के लिए। आपकी ये टेबल दे रखी है, सबसे पहले तो आपको इसी के थ्रू पढ़ लेना है। सबसे पहले आप इंसुलिन की थेरेपीज़ लेंगे। इंसुलिन की थेरेपीज़ का एग्जाम्पल आएगा आपका एलिस्प्रो। वैसे तो इंसुलिन आपकी 3 टाइप्स में आती है, एक होती है आपकी शॉर्ट एक्टिंग और एक होती है आपकी रैपिड एक्टिंग, एक होती है आपकी लॉन्ग एक्टिंग। बुक में आपके में एक पॉइंट और ऐड ऑन कर रहा है, इंटरमीडिएट, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं और आपको इसमें नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ इंसुलिन की, तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का ड्रग का एग्जांपल है एलिस्प्रो। फिर आपकी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आएगी, उसका आपका एग्जांपल रहेगा रेगुलर ह्यूमेलिन आर, और या फिर आप कह सकते हैं नोवोलिन आर। फिर इंटरमीडिएट में आपका ड्रग आएगा NPH। फिर लॉन्ग एक्टिंग में आपका आएगा डेटेमेर और जिलार्जाइन। फिर अगर मैं बात करूँ सेम एज ऐसी ओरल एजेंट के ड्रग्स में आते हैं। अगर मैं बात करूँ फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा, यह भी हम लोगों ने डिस्कस करा इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी के अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंसुलिन को भी डिस्कस करा। फिर आपका आता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। फिर ओरल ड्रग्स में आपका डिवाइड हो जाएगा, उसके में भी आपका फर्दर आपके रहेंगे। लेकिन इतना आपको लर्न करना एग्जाम पर्पज के लिए, अगर इजी लग रहा है तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो डायरेक्ट आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा जिलिप्जाइड। अगर मैं बताऊँ मैंने इंसुलिन के टाइप्स ऑफ इंसुलिन प्रिपेयर करे थे, लेकिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के नहीं प्रिपेयर करते, क्योंकि इन नाम को लर्न करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। फिर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट मैनेजमेंट की, तो नेक्स्ट मैनेजमेंट में आप पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। पेनक्रियास ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी ट्रीट हो जाएगी। फिर आप एक्सरसाइज, नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन और न्यूट्रिशनल थेरेपी। न्यूट्रिशनल डाइट मैनेजमेंट और एक्सरसाइज और बॉडी मैनेजमेंट से भी आप ट्रीट कर सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस को। बस एट लास्ट आपका कॉम्प्लिकेशन है अब डायबिटीज़ मेलाइटिस में। कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ डायबिटीज़ मेलाइटिस का, तो ये आपका 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका एक्यूट, एक होता है आपका क्रोनिक। एक्यूट में आपको मिलेगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। फिर आपको मिलेगा हाइपर ऑस्मोलर, उसी को हम लोग कहेंगे हाइपर ग्लाइसेमिक सिंड्रोम। फिर आपको मिलेगा हाइपोग्लाइसीमिया। अगर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूँ तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है लो ब्लड शुगर लेवल। फिर हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक सिंड्रोम में आपका मिलता है जो आपका ब्लड में शुगर लेवल है वो आपका हाई हो जाएगा, तब आपके अंदर ये डेवलप होता है। फिर आपको इसमें एक स्टेट होती है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन कीटोइक स्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं HHS, मतलब कि हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोस्टिक स्टेज। फिर आपका आता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसको हम लोग डायबिटीज़ एसिडोसिस भी कहते हैं, या उसको शॉर्ट में हम लोग DKA लिखते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपके सबसे पहले तो मेन कॉम्प्लिकेशन आता है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। इसमें सीवियर इंसुलिन, जब सीवियर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तब ये डेवलप होता है। इसमें बॉडी में डायबिटीज़ एसिडोसिस या फिर डायबिटिक कोमा कंडीशन डेवलप हो जाती है, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो आपकी है डायबिटिक एसिडोसिस और डायबिटिक कोमा। मेन इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, उसके बाद में बॉडी आपका प्रोड्यूस करता है एक्सेस अमाउंट में एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं कीटोन्स, तब बॉडी में डेवलप हो जाता है। उसके बाद आता है कीटो एसिडोसिस। फिर आपका आता है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। क्रोनिक में भी आपका मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है और माइक्रो। मैक्रो में आपको मिलेगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आर्टेरियोस्क्लेरोटिक और वेस्कुलर चेंजेस, जो भी लार्ज
स्पेशलिस्ट में आएंगे। माइक्रो में मिलेगा आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, डायबिटिक फुट इन्फेक्शन और इंटीग्यूमेटरी कॉम्प्लिकेशंस। तो ये आपका है कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ मेलाइटिस का। डायबिटीज़ मेलाइटिस टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। साथ ही में आपका यूनिट 8 एंडोक्राइन सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। और आपका कोई भी डाउट हो बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर या फिर एएचएन सब्जेक्ट से, आप उसको भी मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।